हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया द्वितीय संशोधित संस्करण बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। इसमें सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के प्रश्न दिए गए हैं। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया का यह जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, यह खास करके 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा और बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है बिहार सामान्य अध्ययन का, उसके सेट नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, एडुटेरिया का जो यह नया बुक है, खास करके 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सेशन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ पर वर्णित है, तो गार्गी संहिता में। और यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स, गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित पतंजलि थे और पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। इससे भी आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? पहला बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था अशोक के समय में। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, अशोक का राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह जो था सिंह था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। तो कुंडग्राम राइट आंसर हो जाएगा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, नालंदा जिला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ध्यान से आंसर दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सम्राट अशोक ने बिहार प्रांत में नागार्जुनी पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी को काट करके 2 शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। और बाद में अशोक का पौत्र दशरथ, इसने नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण इसने भी करवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ अशोक भी हो जाएगा और दशरथ भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर साथ साथ कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बेटर कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कंटेंट उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। अगर आप बिहार स्पेशल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल राइट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी। तो यह पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, इसी ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने करवाया था। चलिए, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी जो थे ये महिप्पा थे। कौन थे? महिप्पा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। अब देखिए बंगाल से लौटते समय मार्ग में गियासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत मिथिला के राजा हरि सिंह देव पर आक्रमण किया था। मैंने आपको बताया था कि हरि सिंह देव जो थे ये कर्नाट वंश के आखिरी शासक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरहुत। ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था। तो फ्रेंड्स मुल्ला तकिया के अनुसार, याद रखिएगा यहां मैं लिख देता हूं मुल्ला तकिया के अनुसार। ठीक है, मुल्ला तकिया के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तिरहुत का नाम बदल करके तुगलकपुर कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए दरभंगा दिया गया है। ठीक है, तो दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। ध्यान रखिएगा उस समय बिहार का शासक कौन था। मुगल शासक बाबर की मृत्यु के समय बिहार का शासक कौन था। तो बिहार का शासक जो था ये था जलाल खां नुहानी। जलाल खां नुहानी राइट आंसर हो जाएगा। और शेर खां जो था ये जलाल खां नुहानी का नायब था। जलाल खां नुहानी का नायब कौन था। तो शेर खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स प्लीज सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ। किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स यह हुआ था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सन्यासी विद्रोह 1770-71 ईस्वी में हुआ था और पूर्णिया इसका प्रमुख केंद्र रहा था। पूर्णिया राइट आंसर हो जाएगा। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे नरसिंह देव। नरसिंह देव को पराजित करके जो है बख्तियार खिलजी झारखंड की तरफ बढ़ा था। नरसिंह देव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स बक्सर की युद्ध के बाद, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ये अंग्रेज़ों को कब दिया था। तो डेट सहित आपको याद रखना है 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, राइट आंसर इसका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था। ये प्रश्न इस बुक में लगभग हर सेट में आपको मिलेगा और कई बार मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक में पूरे डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। और आज मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर का अंग्रेज अधिकारी जो था यह कौन था। तो यह जनरल लॉयल था। और पटना का कमिश्नर कौन था 1857 की क्रांति के समय। तो विलियम टेलर था। इसे भी साथ साथ ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके अनुज अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अमर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था सीताब राय को। और बंगाल का दीवान जो है नायब दीवान रजा खां को, मुर्शिदाबाद का नायब दीवान रजा खां को नियुक्त किया गया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह जो है यह जुड़ा हुआ है मुंडा विद्रोह से। मुंडा विद्रोह हुआ था कब। तो 1899-1900 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा याद भी होगा आपको।
चलिए, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905। याद रखेंगे ये डेट, 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से राखी बंधन दिवस मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से राखी बंधन दिवस मनाया गया था। राइट आंसर दरभंगा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया था, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? इसमें बिहार से 2 व्यक्ति शामिल थे। 2 व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा और मौलाना मजहरुल हक उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। ठीक है, इसमें सेशन जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था और इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो फ्रेंड्स, ये लिया था हरीश चंद्र मुखर्जी ने। हरीश चंद्र मुखर्जी। निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन से व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था 1919 में और बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मजहरुल हक ने किया था। 1919 मौलाना मजहरुल हक ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य जो है यह मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? इससे पहले वाली वीडियो में आपको मिला था बिहार के पहले अल्पसंख्यक मंत्री। तो पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री भी अब्दुल गफूर ही थे। ठीक है, दलित पूछा गया है तो ये भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे और भोला पासवान शास्त्री के समय ही बिहार में पहली बार 1968-69 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक है, और उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अब तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो यह उस राज्य का महाधिवक्ता देता है। महाधिवक्ता के बारे में मैंने बताया था, अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 177 के तहत जो है इसको राज्य विधानसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बीपीएससी के लिए। तो देखिए, निर्वाचन आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसके गठन का उपबंध जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के में है और अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्लियर? उसके बाद देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर सरपंच हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया? देखिए, 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में। यह अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 12 मई 2005 को पारित किया गया और इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और फाइनली आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है ये विधानसभा को उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया वाला घटना चक्र भी हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 68वीं बीपीएससी तक के प्रश्न दिए गए हैं। मैंने साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है।
साथ ही साथ देखिए कल मैंने आपको आधुनिक भारत का इतिहास कवर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो फ्रेंड्स ये जाकिर हुसैन साहब थे, और ये बाद में चल करके भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। उसी प्रकार से रामनाथ कोविंद जो बिहार के राज्यपाल थे, आगे चल के राष्ट्रपति बने। तो ये दो नाम याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स ये अब घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया, पहले 5 वर्ष था, अब इसको घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वह पूरा कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है यह प्राप्त है राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल हो जाएगा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा, तिरहुत प्रमंडल जो है इसमें कौन कौन से जिला हैं? तो टोटल इसमें 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले? उंगली पर जरा काउंट करेंगे। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है, और राजकीय पशु अगर पूछेगा तो गौर है, यानी कि बैल है। राजकीय पक्षी पूछेगा तो गौरैया है। राजकीय भाषा पूछेगा तो हिंदी है। दूसरा पूछेगा राजकीय भाषा तो उर्दू है। राजकीय अगर चिन्ह पूछेगा तो बोधि वृक्ष है। सबको ध्यान रखिएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला तो आप घूम चुके हैं जाकर के पटना में, ठीक है। दूसरा जो है ये अररिया में स्थापित किया जा रहा है, अररिया में। चलो उसके बाद देखिए, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्यावधि क्या है? 7 निश्चय 2 की कार्यावधि 2020 से 25 है। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स यह सोन नदी की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी। उसके बाद देखिए, बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? लाल मिट्टी की बहुलता जो है ये मेनली गंगा नदी में, बिहार में जो गंगा नदी है उसके दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे तो गया और रोहतास हो जाएगा, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो होती है किशनगंज में होती है। अब इसका आंसर आप गेस कर सकते हैं, पूर्वी भाग राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के कितने जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है? कई बार मैंने इसी सीरीज में आपको बताया हुआ है कि यह 12 जिलों से होकर के प्रभावित होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में जो है कौन सा इसमें से जलकुंड नहीं है, बताइएगा जरा। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ये सब मुंगेर में है। मखदूम कुंड नहीं है, मखदूम कुंड राजगीर में है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? अच्छा, त्रिवेणी नहर को बनाया गया है किस पर? गंडक नदी पर, ठीक है। ये पश्चिम चंपारण जिला में है, और पश्चिम चंपारण इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? उंगली पर काउंट करिए। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करते हैं, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सीमा साझा करते हैं। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अगर क्षेत्रफल पूछे जाएगा कि बिहार का क्षेत्रफल भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 2.86% है। लेकिन जनसंख्या पूछा गया है जो कि 8.60% है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, और फ्रेंड्स अपना स्कोर तब तक आप लोग बता दीजिए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है इन 50 प्रश्नों में से। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मैंने आपको कई बार बताया है कि सर्वाधिक साक्षरता दर जो है यह रोहतास में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास में है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास में ही है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो ये पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया है, और न्यूनतम अगर महिला साक्षरता दर पूछा जाएगा तो सहरसा है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।